नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 33वां अध्याय। लेखिका आशापूर्णा देवी। बकुल कथा के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ और उपन्यास पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 33वां अध्याय। लेखिका आशापूर्णा देवी। माधुरी के यहाँ से कॉपी लाकर बकुल ने दराज में रख दी। बकुल की दराज में ताला कुंजी की बला कभी नहीं रही। इसके लिए उसने कभी कोई कमी भी महसूस नहीं की और आज सहसा लगा कि उसे कुंजी से बंद रखती तो अच्छा होता। बकुल की दराज में कोई हाथ देगा इसकी तो चिंता नहीं। ढेर दिन हो गए यह सहेजो संभालो का स्वाद बकुल भूल गई है। लिखते लिखते अधलिखा छोड़ जाने पर भी शंपल निकाल कर पढ़ लेती थी। अब बकुल को टेलीफोन पर शायद ही किसी का हाथ लगता है। उसकी मेज की दराज में भी हाथ नहीं लगता। घर में और भी लड़के लड़की हैं पर बकुल के लिए अनचिन्हे हैं। इधर फटकते भी नहीं। फिर भी बकुल को लगा कुंजी बंद करने से निश्चिंत होती। गर्चे खोलकर एक पन्ना भी उसने नहीं देखा। किसी एक समय देखा जाएगा। आज तो अभी भी ही तो बाहर जाना है। देशबंधु हॉल में बंगला साहित्य सम्मेलन का विशेष वार्षिक अधिवेशन है। साहित्य की अधोगति हो रही है या नहीं, और यदि हो भी रही है तो उसका प्रतिकार, इसी पर चर्चा आलोचना। इसमें भाग लेना अनामिका देवी के लिए नितांत जरूरी है। कोई 3-1 घंटे अनामिका देवी एवं दूसरे बहुतेरे देव देवी बंगला साहित्य के भविष्य के पंथ का निरूपण करते हुए अंतिम राय देकर जब निकल रहे थे तो एक महिला ने अनामिका के निकट आकर नमस्कार किया। अनामिका चौंकी। बहू रानी, अरे शोभन की बहू, तुम आई थी यहाँ? जी। कब आई? कहाँ बैठी थी? मैंने नहीं देखा। आप लोग देख सके हमें भला बैठने को ऐसी जगह मिल सकती है? शोभन की बहू रेखा जरा हंसी। हमारे पास तो वह टिकट है। अजीब है, इसमें टिकट क्या? साथ में कोई है? हाँ जरूर, उसकी शरण गए बिना तो प्रवेश पत्र नहीं मिलता। अपने कवि मौसेरे भाई की शरण लेकर आई हूँ। अच्छा किया। तुम साहित्य से भी प्रेम रखती हो? रेखा ने धीमे से हंसकर कहा, साहित्य से प्रेम है या नहीं नहीं जानती, लेकिन एक साहित्यिक के लिए प्रेम है, उन्हीं को देखने आई। अनामिका हंसी, किंतु अनामिका ने मन ही मन सोचा, मतलब रेखा क्या नम्र पड़ गई? वह क्या बकुल के माध्यम से अपने दरार पड़े जीवन की मरम्मत करवाना चाहती है? ठीक समझ नहीं सकी अनामिका। वह सावधानी से बोली, बहुत दुबली हो गई हो। रेखा ने कहा, कहाँ, खुद थोड़ी ही समझ में आता है, बच्चे मजे में हैं। कह चुकने के बाद ही लगा यह नहीं पूछा होता तो ठीक था। कहाँ लड़का और कहाँ लड़की कौन जाने, लेकिन रेखा ने वह नहीं कहा। वह मलिन मुंह से जरा हंसकर सिर्फ बोली, शायद अच्छे हैं। मुन्ने को तो सुना आसनसोल के एक मिशन स्कूल को ही बोर्डिंग में भर्ती करा दिया है। हाँ, अनामिका ने जरा रुककर कहा, सुना तो है। रेखा के होठों पर अभी भी हंसी। बोली, जी, माँ के पास चंदन नगर में था। माँ की चिट्ठी से मालूम हुआ। चारों तरफ लोग, मगर यह भी एक प्रकार का एकांत है। बहुतों की भीड़ में एकांत में बात की जा सकती है। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, यह खबर माँ की चिट्ठी से जाननी पड़ी। रेखा दूसरी तरफ ताकने लगी। अनामिका बकुल नहीं हो गई। वह अनामिका देवी ही रहकर मृदु और मार्जित गले से बोली, सब कुछ चुक चुका जाना क्या इतना आसान है रेखा? कठिन ही कहाँ हुआ? रेखा ने नजर उठाकर कहा। अनामिका उसकी ओर ताकने लगी। रेखा का ऐसा प्रसाधन रहित चेहरा उन्होंने कब देखा है? पहनावे में एक टोगाइल साड़ी, चेहरे पर पेंट की अतिशयता नहीं। मन ममता से भर गया। धीरे से कहा, रेखा, टेढ़ा सवाल हल करने में तो समय लगता है। रेखा ने धीमे से कहा, सो तो लगता है शायद ही जीवन भर को हल करना पड़े। तुम लोगों के युग को हम खूब विचक्षण और बुद्धिमान सोचती थी बहू रानी। रेखा चुप रही। अनामिका, अब क्या कुछ किए नहीं हो सकता? उस होने का कोई मूल्य है मौसी जी? सो तो है। मुन्नी स्कूल में भर्ती हो गई? कब की? आबो हवा को हल्का करने के ख्याल से अनामिका बोली, तुम्हारे माँ बाबू जी सब सकुशल है? उस परिस्थिति में जितने कुशल से रहना संभव है। एक चुकाए कर्ज का बोझ फिर से अगर माथे पर आ पड़े तो अच्छा रह सकना संभव है मौसी जी। अनामिका इस पर क्या कहे? इस निष्प्रभ मृत क्लब परिस्थिति में कौन सी बात कहे? रेखा ने कहा, शंपा को कभी कभी देखती हूँ। शंपा? हाँ, एक बार सुना था वह खोजे नहीं मिल रही, इसलिए सोचा कि आप।
अनामिका ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक तुम्हारी तरह उसका भी मैंने एक दिन आविष्कार किया था। ओ, खबर मिली है? हाँ, लेकिन तुम उसे कभी कभी कहाँ देखती हो? मैं जिस दफ्तर में काम करती हूँ उसी दफ्तर की बिल्डिंग में शंपा भी शायद कहीं काम करती है। अनामिका को शंपा की खबर मालूम है, रेखा की खबर ही नहीं है। बोली, तुम नौकरी कर रही हो? बिना किए चलेगा कैसे मौसी जी? पिताजी रिटायर हो गए, तिस पर यह भार। बढ़ती समस्या के समाधान से ही क्या यह भार लघु होगा बहुरानी? जानती हूँ नहीं होता, मगर कठोर वास्तव में नाम की भी तो एक चीज़ है मौसी जी, वहाँ सब चाहिए। अनामिका ने अब जरा कठिन गले से कहा, वह अभागा लड़का क्या पत्नी पुत्री का खर्च भी नहीं देता? यह देने को तो वह बाध्य है। रेखा हंस पड़ी। बोली, नहीं मौसी जी, आपके लड़के ऐसे अभागे नहीं हैं कि जो करने को बाध्य हैं वह नहीं करें। वह तो बल्कि उसके लिए खुशामद बरामद भी कर गए हैं। अनामिका शांत हो गई। ओ, लेकिन तुम्हें तो मुन्नी को पालना है। हाँ, पलेगी, गरीब की बेटी जैसे। अनामिका कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, तुम लोगों के चित्त की दरिद्रता उन लोगों के जीवन में यह दरिद्रता ले आई? रेखा, हमारा भाग्य या उन लोगों का भाग्य? रेखा, हमने उस युग को देखा है जिस युग में स्त्रियां पड़ी पड़ी मार खाती थीं। हम लोग तुम लोगों के युग को भी देख रही हैं, फर्क खास समझ नहीं पा रही हैं। युग की हवा, युग की विद्या बुद्धि विवशता कुछ भी तो काम नहीं आ रही। रेखा ने दृढ़ गले से कहा, उसमें अभी और 2-4 युग लग जाएंगे मौसी जी। अनामिका ने और भी मृदु स्वर में कहा, तुम लोगों की बात ही ठीक है। शायद यह वह युग आ रहा है जब कोई किसी के हृदय से की प्रत्याशा नहीं करेगा। हृदय? रेखा हंस उठी, बोली, बाप रे, वह सब कीमती चीज़ें क्या व्यवहार में लाई जा सकेंगी मौसी जी? सोने का दाम 300 रुपया तोला होते ही बाजार केमिकल कहने से भर गया, देख रही हैं ना। अब उसमें किसी को लज्जा का अनुभव नहीं होता। सोना मोती हीरा मैसर नहीं होगा तो कांच नकली मोती शीशे से ही काम चलाएंगे। अलंकार तो इनसे भी बनते हैं, लेकिन अलंकार का मूल्य कहाँ? कहीं नहीं। रेखा ने शांत स्वर में कहा, मूल्य बोध ही जो बदल रहा है। साहित्य सभा में भी कुछ आकर्षक आयोजन रखना होता है, नहीं तो लोग नहीं जुड़ते। इसलिए अभी तक मंच पर एक अभिनेता का मूक अभिनय चल रहा था। संभवतः किसी मजे की घटना की अभिव्यक्ति। खत्म होते ही हंसी और ताली की बाढ़ आ गई। और अब इलेक्ट्रिक गिटार। अनामिका ने कहा, यह यम यंत्रणा बर्दाश्त नहीं होगी, चलो मैं भी चलती हूँ। जा रही हो मौसी जी? तो शंपा की खबर मालूम ही थी, भगवान करे उसका विश्वास बना रहे। रेखा चली गई। अनामिका प्राय अवाक ताकती रह गई। आदमी में इतनी जल्दी इतना परिवर्तन हो सकता है? जिस रेखा को उन्होंने पहले किसी ब्याह में या उत्सव सभा में देखा है, वह महिला वही रेखा है। उसके चेहरे की तेल फिसलने वाली अहमिका की कोटिंग धुल पुछ कैसे गई? गर्चे ठीक नम्र नतमुखी नहीं है, उसके चेहरे पर दूसरे एक प्रकार की अहमिका का प्रलेप पड़ा है, विषमता से अनमनीयता का। शायद यही लोग ठीक हैं। फिर भी मन के भीतर हाहाकार कर उठा, तो क्या माधुरी बहू वगैरह ही गलत हैं? गलत ही शायद, नहीं तो उस कॉपी को वह जी जान से फाड़कर फेंक नहीं सकी, जला नहीं दे सकी। आखिर उसी के हाथों उसे सौंप दिया जिसका नाम उसके पन्ने पन्ने पर लिखा है। लेकिन कॉपी में अपने पति के हाथों टोले की एक लड़की के नाम लिखे को वह सदा सहती तो आई। माधुरी सदा से तो आखिर सब तरह से चुकी हुई बुढ़िया नहीं थी, परंतु बकुल धीरज धरकर उस कॉपी को हरगिज नहीं पढ़ पा रही है। वह केवल पन्ने उलटती है, उसका मन नहीं टिकता। कभी कभी कच्ची भाषा की भाव प्रवणता पर उसे हंसी आ जाती है। बकुल, बकुल, तुम मेरे जीवन की स्थिर लक्ष्य हो, तुम मेरे लिए ध्रुव तारा हो, मेरे हर कुछ में तुम हो। बकुल, जब मैं अकेले में होता हूँ चुपचाप तुम्हारा नाम लिया करता हूँ। पन्ने पर लिखी साल तारीख को बकुल ने देखा। मुस्कुराकर उसने कॉपी को बंद कर दिया। सोचा, रेखा बहू ने ठीक ही किया। कहा, जो वस्तु कभी परम मूल्यवान रहती है, कभी वही नितांत मूल्यहीन हो जाती है। हर पल मूल्यबोध का परिवर्तन होता है। बंबई में बंगाली सिनेमा सितारा का शोचनीय जीवन अफसान खबर है, परंतु किसी दैनिक अखबार की नहीं, एक रद्दी साप्ताहिक में पड़े ठाठ से छपी है यह खबर, क्योंकि इस पत्रिका का मूल आधार ही सिनेमा संबंधी चटपटे समाचार है। ये लोग फिल्मी दुनिया की मामूली से लेकर ऊंची किस्म की खबरें जुटाकर अपनी रुचि की भाषा और भंगिमा से छापकर अपने पत्र की बिक्री बढ़ाते हैं। लिहाजा इनके लिए नामी चित्र तारिका का प्रेम और प्रेम के टूटने की खबर जैसी खुशी की ही है, आत्महत्या की खबर भी वैसे ही है। अब पत्रिका के 2-3 अंक के लिए मसाला मिल गया। बांस फूल के ढांचे पर महज माटी का प्रलेप ही नहीं, रंग चटक भी इनकी मुट्ठी में है।
इन्हें भी एक प्रकार का शिल्पी कहा जा सकता है। इस पत्रिका के पैकेट को खोलकर उसे पढ़ने की बात नहीं, लेकिन डाक से निहायत कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई है क्या, ये देखने के लिए अनामिका देवी गई थी। पत्रिका खोलकर बकुल सरसरी तौर पर एक नज़र डाल ही रही थी कि एक पन्ने पर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। यह किसकी तस्वीर? हास्य में इस मुखड़े की छवि बकुल ने कहीं देखी है उस समय तो, लेकिन एक मदिर हास्य की छाप नहीं थी। हाँ, यह मुखड़ा बकुल का देखा हुआ है, पर अब उसे कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। उस तस्वीर के नीचे समाचार को बकुल ने बार बार पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, छाया छाया सा लग रहा था। बंबई में बंगाली सिनेमा सितारा का शोचनीय जीवन अफसान। बंबई की विख्यात नवागता चित्राभिनेत्री लास्यमय यौवनवती श्रीमती रूपचंदा ने पिछले सोमवार को अपने फ्लैट में नींद की जरूरत से ज़्यादा गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। श्रीमती रूपचंदा फ्लैट में रहती तो अकेली थी, पर वहां बहुतेरे लोगों का आना जाना होता था। रूपचंदा की बेपरवाह उच्छृंखल जीवन यात्रा प्रणाली ने परिचित समाज को कर्मशः विरूप कर दिया था, पर वह उसकी परवाह नहीं करती। लेकिन बहरहाल कोई उनके जीवन की एक रहस्यमय घटना का जिक्र कर रहे हैं। आत्महत्या के 2 दिन पहले वह जुहू के तट पर एकांत में कहीं काफ़ी रात अकेली बैठी थी और वहाँ एक गेरुआधारी साधु एक बार दिखाई पड़ा था। उस साधु से इस मृत्यु का कोई संबंध है या नहीं, पुलिस इसकी खोजबीन कर रही है। श्रीमती रूपचंदा का नैतिक चरित्र जो भी हो, व्यक्तिगत रूप में वह बहुत गुणों की अधिकारिणी थी। गरीब दुखियों पर उन्हें बड़ी सहानुभूति थी। उनकी इस कमजोरी के नाते बहुतों ने उन्हें ठगा भी, फिर भी उनका दान करने का हाथ अकुंठ ही रहा। अगले रूप में रूपचंदा का मृत्यु रहस्य विस्तार से दिया जाएगा। समाचार पढ़कर स्तब्ध रह गई अनामिका देवी कि अचानक उन्हें आवाज आई। वह दलान में गईं। बड़े अबाक होकर बकुल देख रही थी। बड़े दलान में सभी आधम के, अपूर्व अलका को छोड़कर, बड़ी भाभी, उनकी बहू और लड़कियां, बीमार सजली भाभी भी, विभिन्न अवस्था के लड़के लड़कियां, उनके सिवाय दाई वाई, और घर में इतनी दाइयां हैं। बकुल को पता ना था कि इतने लड़के लड़कियां भी हैं। बकुल को हठात ख्याल आया कि मैं जानती ही क्या हूँ, जानने की कोशिश ही कितनी करती हूँ, कि अचानक उसने देखा कि शंपा आई है। शंपा की आंखों में आंसू, उसके माँ बाप की आंखों में आंसू, यहाँ तक कि दालान के बीचों बीच जिसे एक हाथ वाली भारी कुर्सी पर बिठाकर रखा गया है, उस सत्यवान की आंखों में भी आंसू। सिर्फ बकुल की आंखें सूखी सूखी सी हैं, यह बकुल स्वयं अनुभव कर रही थी। बकुल को सहसा अपने को कैसा तो अवान्तर सा लगा, जैसे बकुल की यहाँ कोई भूमिका नहीं, लेकिन रह सकती थी भूमिका। देखकर लग रहा था आज के इस नाट्य दृश्य की नायिका स्वयं बकुल की छोटी भाभी है। ठीक ही तो हुआ, यही तो चाहती थी बकुल। फिर भी वह एक खौफनाक सुनेपन का अनुभव करने लगी, मानो बकुल को कोई बड़ी सी चीज पानी थी, अवहेलना से उसने उसे खो दिया। बकुल बुद्धू बन गई। यह दर्शक की भूमिका में अवाक खड़ी होकर देख रही है। छोटी भाभी अपने नए जमाई के सामने जलपान की थाली लिए खड़ी है, देख रही है। छोटे भैया अनुरोध कर रहे हैं, आह ज़्यादा क्या, इतना थोड़ा सा खा लो, भोजन में देर होगी। नाटक का जो दृश्य इससे पहले अभिनीत हो चुका है, बकुल को वह मालूम नहीं, इसलिए बकुल बुद्धू बन गई। सारी राह को छेक कर सारे मंगल को रोके एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। उस अडिग अचल को पार किया जा सकेगा, यह विश्वास किसी को नहीं था। दुर्लभ बाधा, क्योंकि यह बाधा तो मन की थी। आदमी सबसे अधिक निरुपाय अपने मन के निकट होता है। वह दुनिया के दूसरे सब कुछ पर शक्तिशाली प्रभु जो हो सकता है, परंतु अपने मन के आगे निर्बल दास। इसलिए अभिमान का पहाड़ हिमालय होकर जीवन के सारे मंगल को ग्रास कर लेता है। अब तक पहाड़ अलज्ञा की भूमिका लिए निश्चल खड़ा था। किसी ने कभी धक्का लगाकर देखा नहीं कि देखे तो सही पार किया जा सकता है या नहीं। गर्चे अंदर ही अंदर टूटन हो रही थी। अडिग रहने का मुखौटा खुल गया, फिर भी दूरी का व्यवधान दूर नहीं हो पा रहा था, और मन अत्यंत रहस्यमय, जाने कब पल में उसमें परिवर्तन आता है। जिसे दुर्लभ पत्थर का पहाड़ सोचा, एकाएक ही वह मेघ के पहाड़ जैसा लापता हो जाता है और अभिमान आवेग हो उठता है। यह हरगिज नहीं होगा। जिसे यह सोचकर निश्चय बैठे रहे, वैसे ही किस आसानी से हो जाता है। नहीं तो शंपा अपने पिता की गोद में मुंह रखे कैसे दिखाई देती, और उसका बाप शंपा के मटकोटे के डगमग बरामदे पर उससे भी डगमग करती चौकी पर बैठा नजर आता। शंपा की माँ भी तो दिखाई पड़ी, और दिखाई पड़ी और भी अजीब परिस्थिति। वह जमाता की पीठ पर हाथ रखे बैठी है, उस हाथ में स्नेह का है रस। यह अघटन लम्हे में
कट गया। इस अंक में बकुल नहीं थी। सुबह की धूप उस समय इस बरामदे पर आकर पड़ी थी। नई नई सर्दी की खुनकी में वह धूप लोभनीय लगी, इसलिए शंपा सत्यवान को खींच लाकर वहाँ बैठाकर चाय की तैयारी कर रही थी। शंपा रोज की तरह रोटी पर मक्खन लगा रही थी और सत्यवान नित्य की तरह शिकायत कर रहा था। एक की रोटी में मक्खन की इतनी मोटी परत लगाने का मतलब और दूसरे की रोटी में मक्खन का नहीं होना। एन इसी समय वंशी ने आकर कहा, अरे शंपा, कौन लोग जो तुझे ढूंढ रहे हैं? कौन लोग? शंपा के हाथ में से मक्खन वाली छुरी गिरते गिरते बच गई। मुझे कौन ढूंढने आएंगे बंशीदा? बुआ है? बुआ है क्या? साथ में कौन है? यह मैं क्या जानूं? तेरी प्यारी बुआ को देखने का सौभाग्य तो हुआ नहीं है। तू तो कहती है बुआ चिरकुमारी है और यह तो बाकायदा सिंदूर लगाए है। खैर क्या, यहाँ यह चिंता छोड़कर झटपट उतर चल। मुझे कैसा तो डर लग रहा है बंसीदा, तुम बल्कि पूछाओ कि वे कौन है। वे क्या वास्तव में मुझे ही ढूंढने आए? मुझसे अब यह नहीं होगा, सब पूछताछ चुका। चल, तुझे डर है राम के मुंह में भूत का नाम? सत्यवान ने धीरे से कहा, जाकर देखी आओ ना शंपा। शंपा चौकी पर बैठ गई। दो कौन है? दोनों ही महिला? अरे बाबा नहीं, एक महिला और एक उनका अंगरक्षक। बंशी बीच में ही चुप हो गया। लो वे आ गए। उफ, सीढ़ी ही ऐसी है, न चढ़ गए आप लोग? मर्द सूरत ने कांपते हुए गले में कहा, चढ़ना ही है, बिना चढ़े काम कैसे चलेगा? और कांपते कांपते चौकी पर बैठ गए। उसके बाद की घटना बहुत ही संक्षिप्त है, सरल, और उसके बाद का दृश्य तो पहले ही कहा जा चुका है। अब मुसीबत यह है कि शंपा मुंह ही नहीं उठा रही है। उसने वही जो बाप की गोदी में मुंह गाड़ दिया सो गाड़े हैं। बंसी बार बार कह रहा है, शंपा उठो, बाबूजी को माँ को प्रणाम करो, उनकी ओर देखो। लेकिन लगता है शंपा ने कुछ सुना ही नहीं। युवंशी शंपा को तू कहता है। अभी उसके माँ बाप के सामने तू कहने में लिहाज हो रहा है। अपने को बड़ा तुच्छ लग रहा है। वंशी को मानो यह लग रहा है कि अब वह शंपा नाम की लड़की के जीवन से अवान्तर हो जाएगा, अवान्तर हो जाएगा अपने मित्र के जीवन से भी। इतने दिनों के बाद ये बाधा को तोड़ने के इरादे से है, शंपा को पराजित करने का संकल्प लेकर, ये हार कर नहीं लौटने के। उसके बाद वंशी रहेगा और रहेगा उसके मटकोटे का यह अंधेरा अंधेरा सा कमरा तथा डगडग करता हुआ बरामदा। और तब कभी क्या सुबह की धूप आएगी, यहाँ सांझ की हवा बहेगी? शंपा ने कहा था, वंशीदा मेरे साथ चलो, मुझे साहस नहीं हो रहा है। वंशी हंस उठा। तू अपने बाप के यहाँ जा रही है, मैं जाऊँगा तुझे भरोसा देने। शंपा के माँ बाप ने भी अवश्य अनुरोध किया था, देखकर ही समझ रहे थे तुम ही इनके भरोसा हो, तुम्हें भी चलना होगा। परंतु वंशी जाए कैसे? उसे तो ठीक इसी समय काम है। वे बेटी दामाद को ले जाने के लिए उतावले हैं। जमाई की कोई आपत्ति नहीं सुन रहे, बेटी की तो खैर नहीं ही कह रहे हैं, बार बार गलती की है, अब उसे दोहराने को तैयार नहीं। इसी बीच वंशी अपने निहायत जरूरी काम से चला गया। शंपा ने कहा, अब कभी मिलोगे नहीं वंशीदा? वंशी मुस्कुराकर बोला, अरे अब वंशीदा की याद रहेगी तुझे? आप मुझे ऐसी अकृतज्ञ समझते हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने यूं ही कह दिया। तू तो जानती है मैं ऊंचे लोगों को देखकर डरता हूँ, तुम्हारा दोस्त भी डरता है, उसे तो तू संभाल लेगी। और वंशी भाग गया। हाँ, संभाल लेने की क्षमता है शंपा में, इसलिए माँ बाप के पागलपन की हवा में वह बह नहीं सकती। माँ ने कहा था लोगों को आमंत्रित करके बाकायदा ब्याह का अनुष्ठान करूं। शंपा ने जोर से हंसकर कहा, दुहाई तुम्हारी, हंसी ना करवाओ। ऐसा तो आजकल कितना हो रहा है। माँ का गला क्षीण होते ही सुनाई पड़ा, हमारे ही आत्मीय कुटुंब में हो रहा है। रजिस्ट्री कब की हुई, नेग नियम से फिर ब्याह हो रहा है। इनमें बड़ा अरमान है माँ, मुझे अब अच्छे का अरमान नहीं। शंपा के पिता निश्चित सोचे हुए थे कि वे यहीं रहेंगे, इसलिए बेटी दामाद के लिए घर की धुलाई पुचाई करा रहे थे। शंपा हंसकर इस प्रस्ताव को टाल गई। बोली, बाप रे, एक तो ऐसे निकम्मे के गले में माला डाले बैठी हूँ, इस पर यदि अगर वह घर जमाई बन जाए तब तो मरने के सिवाय मुझे दूसरी गति नहीं रहेगी। घर जमाई और दत्तक, सुना है ना, दुनिया में यही सबसे औंचे हैं। वह बोली थी, नहीं नहीं, वैसा तो नहीं करने की। उससे लगता है कि तुम लोगों की प्रेस्टीज बड़ा पंचर हो जाएगा। देख सुनकर किसी कोठाघर में ही जाना होगा। तभी से सोचती हूँ मुझे एक अच्छी सी नौकरी की विशेष ज़रूरत है। मोटी तनख्वाह की कोई नौकरी जुटा दो ना बाबूजी, इतने तो बड़े बड़ों से जान पहचान है। तो सोचती है जान पहचान लोगों से कोई काम होता है? नहीं होता। तब तो खुद ही जी जान से जुट जाऊँ, फिर देख लेना कैसी तस्वीर जैसी गृहस्थी बसाती हूँ। शंपा की आंखों में आत्मविश्वास की दमक थी, शंपा के चेहरे पर दृढ़ता की छाप थी। लेकिन ऐसा अघटित आखिर घटा कैसे? शंपा के माँ बाप उसके मटखोटे में जा कैसे धमके?